वेल माई सेल्फ निर्माण चीते। तो पर्टिकुलरली आज हम आपके फ्लेमिंगो बुक में एक नया चैप्टर द इंटरव्यू लेकर जाएंगे जिसको लिखा किसने, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक थीम क्लियर करता हूँ। इंटरव्यू का मतलब आप समझते ही हैं, जब आप किसी फेमस पर्सनैलिटी से कुछ इस तरीके से सवाल जवाब करते हो उसको इंटरव्यू कहा जाता है। ये चैप्टर्स पर्टिकुलरली आपका दो पार्ट्स में बाइफोकेट होगा, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन में हम फेमस सेलिब्रिटीज के व्यूज समझेंगे इंटरव्यू को लेकर कि क्या कुछ लोगों के पॉजिटिव व्यूज थे इंटरव्यू को लेकर और क्या कुछ लोगों के नेगेटिव व्यूज थे। पार्ट टू आपका एक रियल इंटरव्यू होगा जहां पर कि हम इको इम्बोटो इको और पर्टिकुलरली मुकुंद उनके बीच में क्या कर समझेंगे कि यहाँ पर मुकुंद एक हिंदू अखबार के जर्नल होंगे, जर्नलिस्ट मतलब जर्नलिस्ट कहा जाएगा, जो पर्टिकुलरली किसका इंटरव्यू ले रहे होंगे, इको का। तो पार्ट वन में हम इंटरव्यू के प्रोज एंड कौन समझेंगे और पार्ट टू में हम एक रियल इंटरव्यू को स्टडी करने वाले चलेगा। तो मुझे लगता है कि मैं आपको बेसिक थीम क्लियर कर चुका हूँ। अच्छा, दो वर्ड्स और पहले देख लीजिएगा चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। एक होता है इंटरव्यूअर, एक होता है इंटरव्यू। भाई जो इंसान इंटरव्यू ले रहा है, मान लीजिएगा कि मैं शाहरुख खान का इंटरव्यू लेने लग जाता हूँ, तो मुझे क्या कहेंगे, इंटरव्यूअर, और जिसका लिया जा रहा है उसको आप क्या बोलेगा, इंटरव्यू। शाहरुख खान यहाँ पर क्या होंगे, इंटरव्यू। चलिए आपको बेसिक थीम क्लियर हो चुकी है, अब फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बहुत सिंपल है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आपको आंसर कैसे लिखना है, और मैं आपको याद भी कराऊंगा। और एक चीज और समझिएगा कि जब मैं पीवाईक्यूज को एनालाइज कर रहा था तो मैंने देखा कि इस चैप्टर में से बस आपका एक क्वेश्चन बना हुआ है 2 मार्क्स में। तो ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, बस समझकर वीडियो को देखकर चाहे आप पढ़िएगा भी मत, आपको ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, आपको बनाकर लिखना आना चाहिए। देखिए क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के बारे में समझते हैं, हालांकि बनेगा नहीं सवाल। तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर आपके पर्टिकुलरली एक हिस्ट्री के प्रोफेसर, हिस्ट्री के स्टूडेंट थे। किस जगह पर, पीटर हाउस, ये कॉलेज का नाम है। और यूनिवर्सिटी कौन सी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर पड़ती है, आपके इंग्लैंड में। इसी के साथ साथ ये रिपोर्टर भी थे, इन्होंने एक प्राइवेट आई मैगजीन के लिए लगभग 10 साल काम किया। और इन्होंने कई सारे आर्टिकल्स भी लिखे, किसके लिए, वैनिटी फेयर मैगजीन के लिए। थीम ऑफ द चैप्टर आप जान ही चुके हैं। वहीं मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूँ। एक्चुअल में एक बुक है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, उसका एक एक्सर्प्ट, एक हिस्सा आपको पढ़ाया जा रहा है। और ये एंथोलॉजी है, मतलब यहाँ पर हुआ क्या, 1859 से लेकर अभी तक के इंटरव्यूज को कलेक्ट किया गया था। तो उसमें से कुछ इंटरव्यूज हम पर्टिकुलरली स्टडी करने वाले हैं। वहीं यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि इंटरव्यू अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जनरल हो जाता है। अब जनर किसको कहा जाता है आप समझते हैं, जैसे आप मूवीज देखते हैं, कॉमेडी का एक अलग जनर हो जाता है, एक्शन का एक अलग जनर हो जाता है। तो उस सेंस में यहाँ पर है क्लियर। चलिए ये चैप्टर आपको दो पार्ट्स में बाइफोकेट रहेगा, पार्ट वन पार्ट टू। मैं आपको बेसिक चीजें तो बता ही चुका हूँ। अब हम पार्ट वन को स्टार्ट करते हैं। मैंने जानबूझकर कुछ इस तरीके की स्लाइड लगाई है, इससे तुम्हारा फोकस बना रहेगा और तुम अटेंटिव रहोगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करेगा तुम्हें। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले इंटरव्यू की कुछ बेसिक बैकग्राउंड को समझते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बहुत सिंपल बनेंगे। आपको होगा क्या, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा डिस्कस अबाउट द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ इंटरव्यू, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंटरव्यू के व्यूज क्या थे, डिफरेंट ओपिनियंस। समझ गए जी। तो आपको यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नहीं लिख कर दिए, आपको मेन वर्ड यही वर्ड देखने को मिलेगा। और आपको डेफिनेटली, आप अभी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, आप खुद देख लीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन बन रहे होंगे। तो अगर बातचीत की जाए तो आपने जो इन्वेंट किया, अब इन्वेंशन और डिस्कवरी में फर्क होता है। जो चीज पहले से एग्जिस्ट करती है आप पता लगाते हैं, उसको डिस्कवरी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस चीज को आप खुद से बनाते हैं, आप देखते हैं मोबाइल फोन जिसका आप यूज कर रहे हैं, तो वो इन्वेंशन है। तो जो आपने इन्वेंशन किया इंटरव्यू का, लगभग उसको 130 साल हो चुके हैं। और इंटरव्यू बहुत ज्यादा कॉमन प्लेस है जर्नलिज्म, जर्नलिज्म मतलब न्यूज़पेपर हो गए या न्यूज चैनल्स हो गए, यहाँ पर इंटरव्यू आपको बहुत कॉमन देखने को मिलते हैं। अब डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस मतलब व्यूज हैं, किसको लेकर, इंटरव्यू को लेकर, कि इंटरव्यू को कैसे यूज किया जा सकता है, इंटरव्यू कैसे लिया जा सकता है, और इंटरव्यू के क्या फायदे और क्या नुकसान है। अभी तक थाउजेंड्स ऑफ सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू ले चुके हैं। यार ऑब्वियस बात है कि आप इंटरव्यू किसी एक फेमस पर्सनैलिटी का लेते हैं, किसी अननोन पर्सनैलिटी का नहीं लेते, तो वो चीज है। और हर एक एजुकेटेड पर्सन फेमिलियर है, उसको पता है कि यार इंटरव्यू जैसी चीज क्या होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू एक जरिया है जहां से सच बाहर आता है। क्यों, अब मान लीजिएगा कि आप मेरे से कुछ पूछने लग जाते हैं। अब हो सकता है कि मैं उस समय, आपने कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया कि मैं उसका फ्लो फ्लो में सही जवाब दे गया, तो कई बार इससे सच भी सामने आ जाता है। और इंटरव्यू लेना एक कला है। कला क्यों है, देखिए अब आप मेरे से कैसे सवाल पूछते हैं, कैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कि मैं अपनी बातों में उलझकर, अब होता है ना कि कई बार आप मोदी जी का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अब कोई चीज मोदी जी झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने जैसे देखा भी होगा आपकी अदालत, इस तरीके के कई सारे टीवी सीरियल्स भी आते हैं, टीवी प्रोग्राम्स भी आते हैं, जहां पर कि इंटरव्यू लिया जाता है। तो वहां पर कहीं ना कहीं कई बार कुछ फेमस पर्सनैलिटी से कुछ ऐसी बात बोल देते हैं फ्लो फ्लो में जो सच हो। तो यही है कि इंटरव्यू लेना एक कला है, कि सामने वाला सवाल कैसे पूछ रहा है वो भी एक कला होती है, कि आप सामने वाले को कैप्चर कैसे करते हैं। अब ओपिनियन समझते हैं। देखिए कुछ लोगों के ओपिनियंस पॉजिटिव होंगे इंटरव्यू को लेकर, कुछ लोगों के नेगेटिव। हालांकि अधिकतर लोगों के जो ओपिनियन है वो कैसे रहने वाले हैं, नेगेटिव्स। फेमस सेलिब्रिटीज की मैं बातचीत करूंगा, तो कई सारे सेलिब्रिटीज तो डिस्पाइस मतलब नापसंद करते हैं इंटरव्यू को। उनको लगता है कि एनरोचमेंट है ऑन देयर प्राइवेसी। एनरोचमेंट मतलब उनसे उनकी प्राइवेसी छीनी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आप शाहरुख खान या किसी भी फेमस पर्सनैलिटी की बातचीत करें, तो हमेशा प्रेस वाले, मीडिया वाले उनके आसपास घूमते रहते हैं, उनको पर्सनली कहीं आने जाने नहीं देते, उनकी फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं। तो इन लोगों को लगता है कि यार इनकी इमेज तब तक, यार सिंपल है, आप किसी भी सेलिब्रिटी के लिए तब तक क्यूरियस है जब तक आपको उसकी लाइफ के बारे में नहीं पता। अगर मीडिया सब कुछ उसकी लाइफ के बारे में बता देगी तो आप उसको लेकर क्यूरियस क्यों होंगे। तो वही चीज है। तो इनसे जो इंटरव्यूज के थ्रू जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी इमेज खराब हो जाती है, और वो कहती भी है इनकी पर्सनैलिटी को डेप्रिशिएट मतलब खराब करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया इस चीज को प्रूव करने के लिए, पहले मैं पढ़ता हूँ फिर आपको समझाऊंगा।
as depicted in some primitive cultures where people believed that if someone takes a photographic portrait of somebody that one is stealing that personal soul। आज से पहले ऐसा माना भी जाता था कि अगर कोई इंसान किसी की फोटो खींच रहा है तो ऐसे में वो इंसान उसकी पर्टिकुलरली आत्मा को चुरा ले रहा है। मतलब पुराने व्यूज हैं, अब तो ऐसा नहीं है मान लीजिएगा कि मैंने वीडियो कैप्चर करी तो मेरी तो पूरी आत्मा ही चली गई, नहीं वो तो नहीं है, बस कहने का एक तरीका था। तो इंटरव्यू को कंपेयर किया कि कितना खतरनाक है इंटरव्यू। अब यहाँ पर ना फेमस पर्सनैलिटीज के ओपिनियन को समझेंगे। अब बच्चा डर जाता है, वो कहता है कि क्या इन फेमस पर्सनैलिटी के नाम भी मुझे याद करने पड़ेंगे? नहीं यार, आपको पर्सनैलिटी के नाम याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो आपको नाम देकर ओपिनियन पूछते हैं और मैं आपको ओपिनियन समझाने के साथ साथ याद भी कराऊंगा। चलिए तो पहले हम समझते हैं वीएस नायपॉल की क्या ओपिनियन थे। तो उनके ओपिनियन में इंटरव्यूज इंजर पीपल एज दे लूज पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। उनका मानना था कि इंटरव्यू देते वक्त इंसान फ्लो में कुछ ऐसा बता जाता है जिससे कि उसकी इमेज खराब हो जाती है। अब याद कैसे करना है? देखो नहीं नहीं काटता है, नहीं काटता है ना। तो इनका कहना था कि पर्टिकुलरली इंटरव्यू देते वक्त हमारा कट जाता है, मतलब बेवकूफ बन जाता है। उस सेंस में कह रहा हूं तो याद रहेगा, नहीं काटता है। तो ये बोलते थे कि अगर इंटरव्यू देते वक्त हम कुछ ऐसा बोल जाए जिससे कि हमारी इमेज क्या हो जाती है, डेप्रिशिएट। दूसरे कौन थे आपके? लुइस कैरोल। कौन थे? लुइस कैरोल। मैं इनके व्यूज को समझते हैं क्या है। ये क्रिएटर थे किसके? एलाइस इन वंडरलैंड के। ये बोलते हैं कि ये हॉरर बहुत ज्यादा डरा करते थे इंटरव्यू देने से, और ये अब इन्हें लगता था कि अगर ये इंटरव्यू देंगे काफी फेमस हो जाएंगे, सेलिब्रिटी बन जाएंगे, और ये इंटरव्यूज को अवॉइड किया करते थे जिससे ये दूर रहते थे किससे? अपने फैन से, अपने एक्यूटेंसेस मतलब अनजान लोगों से, और इंटरव्यूअर से। और ये बताते नहीं कि एट द एंड ऑफ द करियर ये चीज में बहुत सेटिस्फेक्शन और एप्लम किसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज को मैं बताता हूँ कि मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, और कहते हैं मेरी लाइफ का एक अलग ही एक्सपीरियंस था। याद कैसे करेंगे? देखो याद करो, कार 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 लेके भाग जाता है, कार लेके भाग जाता है कार। तो ये भागते थे, समझ गए ना? किससे? इंटरव्यू। याद हो गया ना? चलो अगला देखते हैं। अगला हम याद करेंगे रुडयार्ड किपलिंग। अब यार ये डिफरेंट व्यूज है रुडयार्ड किपलिंग के, एच जी वेल्स के, और सॉली बॉलो सॉल बेलो। मैं तुम्हें तीनों बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। चलिए अब देखो, रुडयार्ड किपलिंग ऐसा याद रखेंगे, रोतुडू। ठीक चलो। तो जो रुडयार्ड किपलिंग थे ये हमेशा मतलब वेलेंटली किसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा सीरियसली कंडेम मतलब निंदा किया करते थे इंटरव्यूज की। जो उनकी वाइफ थी कैरोलिना, वो लिखती हुई अपनी एक डायरी में, ये यहाँ पर डायरी में एक इवेंट को बताती है कि एक बार की बातचीत है 14 अक्टूबर 1892। इनकी जो डायरी थी वहां पर पर्टिकुलरली क्या हुआ, मतलब ये जब इंसिडेंट को अपने डायरी में एक्सप्लेन करते हैं, बोस्टन से दो दो रिपोर्टर्स भागे भागे आते हैं किसका? इंटरव्यू लेने के लिए, आपका रुडयार्ड किपलिंग का। और जो रुडयार्ड किपलिंग थे वो क्या कहते हैं कि इंटरव्यू लेना इमोरल, अनैतिक है, और वो यहाँ तक बोलते हैं कि क्राइम है, और अगर कोई इंसान इंटरव्यू ले रहा है तो उसको पनिश किया जाए कि वो हमें असॉल्ट कर रहा है, जैसे कि फिजिकल वायलेंस होता है। और वो बोलते हैं भी कि इंटरव्यू वर्ड समथिंग वाइल एंड कॉडली। ये नेगेटिव वर्ड्स है, मतलब कहने की इंटरव्यू बहुत ज्यादा बेकार चीज है और लेना नहीं चाहिए। तो रोतड़ू समझ गए ना, रोते रहते हैं, इंटरव्यू नहीं देना चाहते, इंटरव्यू को कहाँ तक बोल पड़े कि क्राइम है। ऑल दो, और देखो कितने आपने एक वर्ड सुना होगा हाइपोक्रेसी, कि कहते कुछ है करते कुछ है। खुद इन्होंने इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू को क्या कर रहे हैं, बेकार बता रहे हैं। तो ऑल दो जो किपलिंग थे वो क्रिटिसाइज तो करते हैं इंटरव्यू को, लेकिन इन्होंने खुद से इंटरव्यू लिया था इस स्टेटमेंट को देने से पहले। और इन्होंने जो इंटरव्यू लिया था वो किसका लिया था? मार्क ट्वेन। याद रहेगा कि रोतुडू इंसान थे, इस तरीके से याद रखेंगे। चलेगा अगले थे एच जी वेल्स। अब कुआं खोदकर खुद से कुएं में कूद जाना, कुछ इस तरीके का काम इन्होंने किया। चलिए तो ये एक वेल नोन साइंस फिक्शन है। साइंस फिक्शनल राइटर किसको बोलते हैं? आपने पर्टिकुलरली एक मूवी देखा एवेंजर्स एंड गेम, तो वो जो एवेंजर्स एंड गेम मूवी थी, क्या उसमें टाइम ट्रैवल दिखाया गया? अब रियलिटी में तो ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है, बस उसी चीज को साइंस फिक्शन राइटर कहा जाता है। इन्होंने कई सारे इंटरव्यूज दिए, और 1894 में इंटरव्यू को क्या बोलते हैं? टफ और अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। कहते हैं इंटरव्यू देना बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा बेकार एक्सपीरियंस होता है। हाउएवर, और खुद इन्होंने 40 साल बाद पर्टिकुलरली एक इंटरव्यू लिया किसका? जोसेफ स्टालिन का, जो कि एक फेमस रशियन लीडर थे। तो खुद कह रहे हैं बेकार है और खुद इंटरव्यू ले लिया, तो हमने ऐसे याद रखा कुआं खोदकर खुद से कूद गए। क्लियर? चलो चौथे कौन होंगे? सॉल बेलो। बेलो एल्बो एल्बो ऐसे याद रखना। ये बोलते हैं कि जब ये इंटरव्यू देते हैं तो उन्हें इंटरव्यू देते वक्त काफी सफोकेटेड फील होता है, इनको लगता है कि इनका दम घुट रहा है। और ये बताते भी हैं। इन्होंने किससे कंपेयर किया? जैसे इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, आपकी विंड पाइप मतलब सांस लेने की नली पर जैसे किसी ने क्या रख दिया हो, थम, तो कहते हैं मेरा ऐसा दम घुटता है। तो याद रखेंगे एल्बो से दम घुट रहा है। चलिए तो मुझे लगता है कि आपको सारे याद हो चुके होंगे। अब यहाँ पर कुछ पॉजिटिव व्यूज भी देखते हैं। तो समिंग अप द जेंडर ऑफ इंटरव्यूज, तो यहाँ पर यार देखो, वैसे आप कहोगे नेगेटिव ज्यादा थे, हालांकि एक इंसान थे डेनिस ब्राइन, जिनको लगता था कि इंटरव्यू के पॉजिटिव्स भी हैं, जैसे वो बताते भी हैं। कहते हैं इंटरव्यू के कुछ दिक्कतें तो हैं लेकिन उसके कई सारे यूजफुल वे भी हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक जरिया है। इंटरव्यूअर से क्या होता है कि आपको इंटरव्यूअर जब सामने वाले का इंटरव्यू लेता है तो वो सामने वाले को कंट्रोल और इन्फ्लुएंस मतलब मोटिवेट भी कर देता है। और कहीं ना कहीं इंटरव्यू के जरिए कई बार आपको कुछ अच्छे विचार, अच्छी कुछ चीजें पता चल जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एपीजे अब्दुल कलाम का इंटरव्यू लिया तो वो हमें अच्छी चीजें बताकर जाएंगे कि वो अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचे। तो वही चीज है कि इंटरव्यू के सिर्फ फायदे नहीं है, ये एक पॉजिटिव वे भी है जहां पर कि आप अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करते हैं। क्लियर? चलिए तो मुझे लगता है कि आपको पार्ट वन प्रॉपर तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए पार्ट टू में आपकी स्टोरी प्रॉपर्ली स्विच हो जाएगी और यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा, और जो इंटरव्यू लिया जा रहा है वो किसका लिया जाएगा? इको का। अब ये कौन है अभी इनके बारे में बताऊंगा। और लेने वाले इंसान कौन होंगे? मुकुंद, ये इनका पूरा नाम है। और ये मुकुंद पर्टिकुलरली एक न्यूज़पेपर से बिलोंग करते होंगे, न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट होंगे, जिनका नाम आपका क्या रहेगा? द हिंदू। चलो तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत प्रॉपर तरीके से आपको स्टोरी बताऊंगा कि मेरा मेन मोटिव ये होगा कि क्वेश्चंस बनेंगे कैसे और आपको लिखना कैसे है। ठीक? तो ध्यान से सुनते और समझते रहिएगा। देखिए
तो बेसिक थीम की अगर मैं बातचीत करूं तो आपको मैं बता चुका हूं कि एक एक्सट्रैक्ट है जो हम इंटरव्यू देखने वाले किस किसका, उम्बर्टो को मैं शॉर्ट में इको कहूंगा। और जो इंटरव्यू लिया किसके द्वारा जा रहा है, मुकुंद, जो कि एक जर्नलिस्ट है किसके, न्यूज़पेपर द हिंदू। चलिए तो पहले मैं इको के बारे में बताता हूँ कि कौन है। ये क्लीनाउन काफी फेमस स्कॉलर मतलब एक ऐसे इंसान जो एकेडमिक्स के बारे में लिखते हैं और इनको जाना भी जाता है इनके आइडिया सेमेटिक्स। अब सेमेटिक्स क्या, मैंने नीचे पूरी डेफिनेशन दे दी, आप पढ़ लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ। सेमेटिक्स एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो सिंबल्स को, गेस्चर्स को स्टडी करता है। अब जैसे मैं पढ़ाते वक्त हैंड मूवमेंट्स करता हूँ तो इसको क्या कहा जाता है, गेस्चर्स। तो ये वो इंसान है जो किसी के मतलब किसी सिंबल्स को, गेस्चर्स को स्टडी करते हैं, लिटरली इंटरप्रिटेशन करते हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि भगवत गीता हो गई, उसको संस्कृत में लिखा हुआ है, बाइबल हो गई या फिर आपकी कुरान हो गई, उसको उर्दू में लिखा हुआ है, तो वहां से क्या मतलब निकलता है, उसका भावार्थ क्या है, वो चीज बताते हैं। मेडिवल एस्थेटिक्स, इसका मतलब हो जाता है जैसे आज से पुराने समय में जो सभ्यता थी, जो कल्चर था, जो स्पिरिचुअलिटी थी, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये काम इनका है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके और भी कई सारे काम है। ये फिक्शन मतलब इमेजिनरी कहानियां लिखते हैं, एकेडमिक टेस्ट, एस्से, चिल्ड्रन बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखते हैं। और जो इनका नाम उठा, ये जो फेमस हुए पर्टिकुलरली एक बुक को लिखने के बाद हुए, और उस बुक का नाम क्या था, द नेम ऑफ द रोज। और इसकी कम से कम स्टैगरिंग मतलब कितनी ज्यादा कॉपीज बिक गई थी, 10 मिलियन कॉपीज। तो यहाँ से ये फेमस हुए, जिसके कारण इनका क्या लिया जा रहा है, इंटरव्यू। मुकुंद के बारे में आप जान ही चुके हैं कि इंसान जो कि इंटरव्यू ले रहा है। अब ध्यान से देखते हैं, देखिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या फिर ये बेसिक क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थीम क्लियर करता हूँ। होगा क्या, जैसे होता है ना कि आप किसी फेमस पर्सनैलिटी को जब बुलाते हैं तो पहले उनकी तारीफ करते हैं। जैसे मैंने मान लीजिएगा कि शाहरुख खान को इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया, तो मैं कहूंगा ये शाहरुख खान वो इंसान है जो कि ग्लोबल और मेगा स्टार है, और जो डिफरेंट फेमस सेलिब्रिटीज हैं, फॉर एन एग्जांपल मैं बोल देता हूँ कि सलमान खान बोलते हैं कि अगर बॉलीवुड में कोई बहुत ज्यादा टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग एक्टर है तो वो कौन है, शाहरुख खान। तो बस यहाँ पर इसी तरीके से स्टार्ट किया जाएगा। जब इको को बुलाया जाएगा तो ये जो इंटरव्यूअर थे वो कहेंगे कि इको एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और ये बहुत कम समय में बहुत सारा काम कर जाते हैं, ऐसे दूसरे फेमस लोग बोलते हैं, क्लियर। और फिर ये बताएंगे कौन, आपके इको, कि उनके अंदर ऐसी क्या खासियत है कि वो इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं बहुत कम समय में। चलो तो देखते हैं क्या है। तो जो मुकुंद थे वो इंटरव्यूअर थे और वो क्योट करते हैं, मतलब तारीफ करते हैं। और तारीफ करते हुए, तारीफ किसकी करेंगे, इको की। और तारीफ करते हुए किसकी बात को क्योट करेंगे, मैं सलमान खान को, मैंने शाहरुख खान को बुलाया, मैं कह रहा हूँ शाहरुख खान देखिए सलमान खान ने आपके बारे में ऐसा कहा था। तो वो कहेंगे डेविड लोज, जो कि एक फेमस राइटर है, डेविड लोज, वो चौंक जाते हैं कि एक इंसान इतनी सारी बुक्स और इतनी सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क को कैसे लिख सकता है जो कि इको ने किया। ही एक्सप्रेस, वो चौंकते हुए, मतलब ही किसके लिए यहाँ पर रेफर किया हुआ है, आपका डेविड के लिए। डेविड बताते हैं कि एक इंसान इतना सब कुछ कैसा कर सकता है जो कि इको ने किया। समझ गए, चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपको आगे भी बता रखा है कि इको फिर डिस्क्लोज करते हैं कि उनका सीक्रेट क्या है। वो कहते हैं कि मेरा ना एक डिल्यूसिव इंप्रेशन बना हुआ है, मतलब लोगों ने मेरे बारे में गलत थॉट बना लिया है। अब वो देखो क्या कहेंगे, वो कहेंगे लोगों को लगता है कि मैं इतना डिफरेंट काम कैसे करता हूँ, लेकिन कहते हैं वो डिफरेंट नहीं करते, वो एक ही आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं, जनरल। मतलब होता है ना कि जैसे मैं मूवीज लिखता हूँ तो मैं एक्शन मूवीज ही लिखता हूँ, तो वो कहते हैं कि लोगों को लगता है कि मैं एकेडमिक काम भी करता हूँ, एकेडमिक मतलब स्कॉलर, मैं नॉवेल्स भी लिखता हूँ, मैं इधर ये आपकी सिंबल्स वगैरह को स्टडी भी करता हूँ। लेकिन वो बोलते हैं कि सब कुछ एक ही चीज से बिलोंग करता है, एक ही फिलोसफी और एक ही आइडियाज है। और वो कहेंगे कि वो इतना कम समय में इतना वॉल्यूमस, मतलब इतना सारा काम कैसे कर पाते हैं। वो तरीका बताएंगे, देखो तरीका शॉर्ट में देखना क्या है, बुक में बताया हुआ है कि वो टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं। फॉर एन एग्जांपल वो कहेंगे कि जब मैं इंटरव्यू देने के लिए ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर की तरफ आ रहा था लिफ्ट का यूज करते हुए, तो उस बीच मैंने टाइम को वेस्ट नहीं किया, उस बीच मैंने एक एस्से लिख डाला। तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे छोटे छोटे टाइम गैप्स को भी यूटिलाइज करते हैं। तो वो यही बोलते हैं कि वो एम्प्टी स्पेसेस जो उनकी लाइफ में उनको यूटिलाइज करते हैं, और जो शॉर्टेस्ट गैप होते हैं दो काम के बीच में, वो उस टाइम को वेस्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है ना कि आप खाना खा रहे हैं तो आपको लगा खाना खाते वक्त ब्रेक ले लेता हूं, तो ये उस इंसान में से है, खाना खाते वक्त भी एक ऐसे लिख डालेंगे। तो इस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं और कहते हैं कि ये रीजन है कि ये इतना सारा काम कर पाते हैं। और ये अपनी लाइफ में एम्प्टी स्पेसेस को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिस। अब देखो होता क्या है, जैसे मैं बोल देता हूँ कि मेरे साथ बीटी हुआ, बीटी मतलब गाली नहीं, बैड ट्रिप, कुछ गलत हुआ, तो ये अपनी लाइफ में एम्प्टी स्पेसेस को क्या, किस वर्ड से रेफर करेंगे, इंटरस्टिस। क्लियर है, समझ गए। चलो अब ध्यान से देखते हैं। अब एक बार शक्ल भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये वो इंसान है मुकुंद जो कि इंटरव्यू ले रहे हैं, और ये वो इंसान है इको जो कि अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है, अब ध्यान से देखना। अब बातचीत करेंगे कि आप इतने फेमस कैसे हो गए, आपने बुक वगैरह कैसे लिखी, तो यहाँ पर पूरा प्रॉपर एक कहानी रहेगी। चलो द इंटरव्यूअर, तो इंटरव्यूअर पर्सन से पूछता है कि यार आपका यूनिक वे ऑफ राइटिंग। देखो होगा क्या, जब ये लिखते थे ना बहुत अलग तरीके से लिखते थे, और जो दूसरे राइटर्स थे वो काफी बोरिंग तरीके से लिखते थे। लेकिन जब इको किसी भी चीज को लिखते थे वो एंगेजिंग वे में लिखते थे। यार मान लीजिएगा कि टीचर तो हर कोई पढ़ा रहा है, अब अगर मान लीजिएगा कि मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आप एंगेज हो जाते हैं और आपको अच्छा लगता है, तो एक नया स्टाइल ऑफ टीचिंग हुआ ना, तो वही चीज यहाँ पर है। तारीफ कर दी मैंने अपनी, चलो तो अब ध्यान से देखना। तो यार तुम कमेंट में पता नहीं रोबोट क्यों लिख देते हो। द इंटरव्यूअर आस्क द पर्सन अबाउट देयर यूनिक वे ऑफ राइटिंग। तो इंटरव्यूअर पूछता है कि आप इतना अलग कैसे लिखते हैं, अनलाइक जो दूसरे एकेडमिक राइटर होते हैं जो एकेडमिक चीजों के बारे में लिखते हैं वो बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग होता है, लेकिन आपके लिखने का तरीका बहुत अलग है, आप बहुत ज्यादा एंगेजिंग हो जाते हैं। ही आस्क, वो पूछते हैं कि क्या, मतलब इंटरव्यूअर पूछता है कि ये चीज आपको नेचुरली आती है, क्या बहुत दिमाग लगाकर इसे ऐसे स्टाइल को डेवलप किया। अब देखो इको इस पर क्या बताएंगे, इको बताएंगे कि जब वो पीएचडी कर रहे थे, तो पीएचडी करते वक्त यार यहाँ पर ध्यान से देखना,
डॉक्टरल किसको कहा गया? जब वो अपने पीएचडी के कोर्स को परस्यू कर रहे थे। पीएचडी में क्या होता है, आप किसी भी चीज के बारे में क्या करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन को गैदर कर कर फिर थ्योरीज को लिखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है क्या, आपका डिसर्टेशन। तो डिसर्टेशन पर्टिकुलरली किसको बोलते हैं? रिसर्च वर्क। तो वो बताएंगे कि जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे थे पीएचडी की, और जो रिसर्च वर्क वो कर रहे थे इटली में, तो उस दौरान क्या हुआ, जब वो अपनी थ्योरीज को लिखते हैं, तो वो थ्योरीज को लिखते वक्त बहुत सारी रिसर्च अपनी लिख डालते हैं। और होता क्या है कि जब रिसर्च आप कर रहे होते हैं, आपको उसमें, यार मान लीजिएगा कि मैं वीडियो कैसे बना रहा हूँ, मैं आपको पूरा प्रॉपर सेटअप दिखाता हूँ कि वीडियो को बनाने से पहले मैंने कितने टेक्स लिए, स्लाइड्स कैसे बनाया। हो सकता है कि आपको उसमें इंटरेस्ट है, जैसे मूवीज कैसे बनी है वो आपको दिखाया जाता है, तो वही चीज यहाँ पर है। तो वो बताते हैं कि जब वो रिसर्च अपनी कर रहे थे ना, तो उन्होंने सब कुछ लिखा कि कैसे किया, क्या किया, उनसे क्या गलतियां हुई, क्या सही हुई। और इस चीज को देखकर जो प्रोफेसर थे वो काफी इंप्रेस हो गए, और उन्होंने जो ट्रायल्स, हिट एंड ट्रायल्स, मतलब जो एक्सपेरिमेंट किए थे लिखते वक्त, तो कुछ गलत किया था वो भी उस किताब में लिखा। और उन्होंने मतलब सब कुछ अपने रिसर्च में बताया। और जो प्रोफेसर थे वो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं उनकी रिसर्च को देखकर, वो पर्टिकुलरली इसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? बुक में। यार होता क्या है कि मान लीजिएगा कि आपके 100 में से 100 आए, तो मैं क्या करता हूँ, आपकी फोटो को अपनी दीवार पर लगा देता हूँ, मतलब ऐसा गलत सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में, कि देखो कितना अच्छा का बच्चा है, तारीफ करता हूँ, तो मैंने आपके काम को प्रोत्साहित किया। तो जो रिसर्च वर्क इन्होंने किया था, टीचर उसको बुक में कन्वर्ट कर देते हैं। और एक प्रोफेसर का तरीका था अपने स्टूडेंट के काम को अप्रिशिएट करने का, किसने बहुत बेहतर काम किया। तो कहते हैं यहाँ से मुझे समझ में आया कि मुझे अपनी बुक्स को लिखते वक्त या नॉवेल्स को लिखते वक्त ऑडियंस को एंगेज कैसे करना है। इको अंडरस्टैंड, इको अंडरस्टूड, इको बताते हैं कि वो जानते हैं कि किसी भी चीज को नरेटिव स्टाइल में कैसे लिखना है। और ये ना वो संडे नॉवलिस्ट है। अब इस लाइन का मतलब क्या है आपको आगे समझ में आएगा। वो नॉवेल्स भी लिखते हैं, मैंने बताया ना बहुत कुछ करते हैं, तो नॉवेल्स भी लिखते हैं, एकेडमिक वर्क भी लिखते हैं। तो वो कहेंगे वैसे वो केवल संडे टू संडे नॉवल लिखते हैं, एक्चुअल में वो क्या है, स्कॉलर। स्कॉलर मतलब जो एकेडमिक्स काम करे। अभी तुम्हें आगे पता चलेगा बहुत प्रॉपर तरीके से स्टोरी में, वो बताएंगे भी कि वो उनके मन में एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना वो नॉवलिस्ट पे बने, नॉवल भी लिखे। और कहते हैं 50 साल की कच्ची उम्र में मुझे ख्याल आया कि मुझे नॉवेल्स लिखनी चाहिए एट दिस स्टेज। और इस स्टेज पर जो इमोटो उको थे, वो रिमेंबर करते हैं अपने दोस्त को। कहते हैं मेरा एक दोस्त था रोलैंड बार्थेस करके, जो कि एस्सेइस्ट था, जो कि एस्से लिखना चाहता था, लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड होकर मर गया। उसकी एक इच्छा थी कि वो एक क्रिएटिव राइटर बने, लेकिन बन नहीं पाया। मतलब उसका एक सपना था क्रिएटिव राइटर बनने का, कि एस्से में कुछ क्रिएटिव करके जाए, लेकिन बिना करे मर गया। तो इमोटो बताते हैं कि वो पर्टिकुलरली कभी भी इस तरीके की फ्रस्ट्रेशन को फील नहीं करते, और वो नहीं चाहते कि पर्टिकुलरली वो कुछ किसी भी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो। और वो कहते हैं उन्होंने एक्सीडेंटली लिखना स्टार्ट किया, मतलब उनका कोई प्लान नहीं था कि वो नॉवेल्स लिखेंगे। वो एक स्कॉलर थे, एकेडमिक चीजों के बारे में लिखा करते थे, लेकिन उनको लगा कि लिख लेना चाहिए। और वहां से उनका एक टेस्ट डेवलप हुआ कि वो नॉवेल्स को क्या करेंगे, नरेट। नरेट मतलब होता है ना कि जैसे समझा मैं रहा हूँ और लोग भी समझा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो ज्यादा बेहतर समझाते हो सकता है कि मैं ज्यादा बेहतर समझाता हूँ, तो उसी प्रोसेस को नरेशन कहा जाता है। क्लियर? चलिए अब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हम उस बुक की बातचीत करेंगे जिस वजह से आपके उमोटो काफी फेमस हो गए थे। अब आपके मन सवाल होगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपने वो तो लिखे नहीं। यार सवाल सिंपल बन जाएगा कि जो इको का लिखने का तरीका था वो काफी ज्यादा क्रिएटिव या आर्टिस्टिक कैसा था, तो बता दीजिएगा कैसा था। आप समझ चुके हैं। चलिए तो अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं सक्सेस स्टोरी की बात, कि जो द नेम ऑफ द रोज किताब थी वो सक्सेस कैसे हुई। तो वन डे, एक दिन की बात है, उमोटो बताते हैं उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन्हें लगा कि क्यों ना नॉवल लिख ली जाए। वो बताते हैं जो नॉवल उन्होंने लिखी उसका नाम क्या रखा था, नेम ऑफ द रोज। और वो कहते हैं कि ये बाई चांस एक फेमस नॉवल बन गई। हालांकि अब वो देखो यहाँ पर बताएंगे कि लोग ना मुझे एकेडमिक के या स्कॉलर के नाम से नहीं जानते, वो लोग मुझे नॉवलिस्ट के नाम से जानते हैं। कहते हैं और मैं एक्चुअली में नॉवल लिखता भी नहीं हूँ। जैसे आप टैग दे देते हैं ना, फॉर एन एग्जांपल पर्टिकुलरली मैं कहने लग जाता हूँ कि सलमान खान मेगा स्टार है या एक्शन स्टार है, पर्टिकुलरली मैं कहने लग जाता हूँ कि विराट कोहली किंग कोहली है, बैटिंग अच्छी करते हैं, तो वो यही कहेंगे कि एक्चुअली में लोगों ने मुझे टाइटल दे दिया कि मैं नॉवलिस्ट हूँ, लेकिन एक्चुअली में मैं स्कॉलर था। वो तो मेरी एक किताब फेमस हो गई जिस वजह से मैं नॉवलिस्ट बन गया। और वो ये भी बताएंगे स्टोरी में कि वो सिर्फ संडे टू संडे नॉवल लिखते हैं, वैसे वो हफ्ते में जो 6 दिन होते हैं वहां पर किस काम को प्रेफर करते हैं, स्कॉलर। तो वो कहेंगे कि जो द नेम ऑफ द रोज जो कि एक फेमस नॉवलिस्ट थी, वो एक्चुअल में एक एकेडमिशियन थे। और वो मतलब कहते हैं मैंने बहुत ज्यादा, मतलब मैंने जितनी 40 वर्क्स किया ना, मतलब वो कहेंगे पर्टिकुलरली मैंने जो 40 नॉन फिक्शन आपकी नॉवल लिखी है, उससे ज्यादा तो मैंने एकेडमिक्स के बारे में लिखा है। कहते हैं लेकिन मोस्ट पीपल जो है इको को किस नाम से जानते हैं, नॉवलिस्ट के नाम से। और कहते हैं उससे उन्हें खुशी नहीं मिलती, क्योंकि वो एक एकेडमिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक मतलब हफ्ते में 6 दिन में एकेडमिक के बारे में लिखता हूँ, और मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करता हूँ। मैं तो संडे को लिखा करता था नॉवल्स केवल। मैंने आपको याद भी होगा शुरुआत में बताया भी था कि इनको क्या कहा हुआ है, संडे नॉवलिस्ट। समझ गए ना कि संडे नॉवलिस्ट क्यों कहा के मैंने रेफर किया था। अब क्वेश्चन बन जाता है, बना भी हुआ है, कि बताइएगा कि जो उम्बर्टो इको थे वो पर्टिकुलरली नॉवलिस्ट क्यों नहीं, आपके स्कॉलर क्यों थे। तो बता दीजिएगा क्योंकि नॉवेल्स वो केवल एक दिन लिखा करते थे, वो तो बाई चांस की बात है कि वो नॉवेल्स के थ्रू फेमस हो गए। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अपना कहानी स्विच होगी। इंटरव्यू पूछेगा कि क्या आपको लगा था कि जिस किताब को आप लिख रहे हैं वो इतनी फेमस होगी, तो वो कहेंगे नहीं मुझे नहीं पता था। तो वो कहेंगे ही एक्सेप्ट, वो इस फैक्ट को एक्सेप्ट करेंगे कि जो फिक्शन वो लिख रहे हैं ना, वो मुझे नहीं लगा था कि इतने लोगों तक पहुंच जाएगा। कहते हैं मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी 10 मिलियन कॉपीज बिक जाएंगी, 1 मिलियन रीडर्स। देखिए सेमेटिक्स समझ गया ना, कि जो चीज मैं लिख रहा हूँ साइंस और लैंग्वेज के बारे में लोग उसको पढ़ेंगे। अब नॉवल किस बारे में थी मैं आपको बताऊंगा। तो मुकुंद जो इंटरव्यूअर है वो उनसे पूछता है कि मैं चौंक गया आपके नॉवल की स्टैगरिंग, मतलब एकदम से इतनी ज्यादा सक्सेस को देखकर, जो नेम ऑफ द रोज आपकी नॉवल थी। अब देखो ये नॉवल ना एक्चुअली में थी क्या, समझो।
ये नॉवल एक सीरियस नॉवल थी जिसमें कि डिटेक्टिव चीजों के बारे में लिखा हुआ था और इसको डिकोड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। जैसे कई बार आप कुछ मूवीज को देखते हैं जो कि सस्पेंसफुल मूवीज होती हैं और आपको ये नहीं समझ में आता कि मूवी किस बारे में थी, मूवी में सस्पेंस क्या था, क्योंकि उन मूवीज को देखने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए। तो वो यही बोल रहे हैं कि आपने जिस नॉवल को लिखा वो तो बहुत ज्यादा हाई लेवल नॉलेज की थी, जिसमें डिफिकल्ट लैंग्वेज का यूज किया था, एक डिटेक्टिव टाइप ऑफ नॉवल थी। तो आपको लगा था कि वो नॉवल चल जाएगी, तो कहेंगे कि नहीं यार, मुझे पता तो नहीं था कि ये नॉवल चलेगी कि नहीं चलेगी। फिर वो कहेंगे मुझे लगा कि कुछ तो रीडर्स होंगे ना जो डिफिकल्ट चीजों को पढ़ना पसंद करें, या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि मैं इजी काम करते करते थक जाता हूं, मैंने कहा डिफिकल्ट काम करता हूं। तो उन्हें लगा कि कई सारे लोग ऐसे होंगे जो इजी नॉवेल्स को पढ़ रहे होंगे और वो इजी नॉवेल्स को पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे और उनको लगा कि मुझे डिफिकल्ट नॉवल पढ़नी चाहिए। तो कहते हैं मैंने इसलिए इस डिफिकल्ट नॉवल को लिखा था और मुझे नहीं पता था कि इतनी चल जाएगी, लेकिन बस चल गई। फिर वो एक चीज और कहेंगे कि जो ये नॉवल थी उसमें उन्होंने मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री, अब इसके बारे में ज्यादा रिलेट समझिएगा मत, बस समझ लीजिएगा ये कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स थे जो कि उन्होंने अपनी नॉवल में जिक्र किए थे, जिसके बारे में हर किसी को समझ नहीं थी। साथ ही वो ये भी बोलते हैं, जो उम्बर्टो इको थे, वो कहते हैं कि वो खुद चौंक गए कि इसकी इतनी ज्यादा सेल कैसी हो गई। और कहते हैं वैसे मुझे इतना डिसबिलीव नहीं था, कि मुझे तो पता था शायद से बिक जाए। जो जर्नलिस्ट थे या फिर जो पब्लिशर्स थे, मतलब जो लोग किताब को छाप रहे थे, उनको शक था कि आपकी किताब चलेगी कि नहीं, और कहते हैं मेरी किताब चल गई। और वो कहेंगे इसमें बड़ी बात थोड़ी है, वो एक चीज कहेंगे कि पर्टिकुलरली इस दुनिया में आपके 6 बिलियन से ज्यादा लोग हैं इस प्लेनेट में, और बिकी कितनी कॉपी से 10 से 15 मिलियन। तो कहते हैं दुनिया इतनी बड़ी है और पढ़ी तो केवल कुछ कम लोगों ने है। और वो बताएंगे भी कि कुछ तो लोग होंगे ना जिनको ट्रैश मतलब बेकार चीजें पसंद नहीं होगी, जिनको डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस पसंद होंगे, कुछ अच्छा करना पसंद होगा। और वो कहते हैं मैंने इसको अपने पे अप्लाई किया। वो कहते हैं जब मैंने किताब लिखी तो मैंने अपने पे अप्लाई किया कि मैं रात को ना जब थक जाया करता था तो मैं रिफ्रेश होने के लिए 2 टीवी सीरीज देखता था, 2 प्रोग्राम्स, एक मियामी वाइस और एक इमरजेंसी रूम। देखो होता क्या है कि जैसे मान लीजिएगा कि मुझे छोटा भीम देखना पसंद है, मजाक में कह रहा हूँ, सीरियस में तो जाना। तो अब मैं ऐसा तो नहीं कि पूरा दिन ही छोटा भीम देखूंगा, मैं जब काम करके थक जाऊंगा, मैंने कहा आधे घंटे के लिए छोटा भीम देख के रिफ्रेश कर लेते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि मैं भी मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम्स देखता था, तो मुझे लगा कि लोग इजी नॉवेल्स पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे, तो उनका मन होगा कि मैं एक डिफिकल्ट नॉवल पढ़ूं, तो इसलिए उन्होंने इस नॉवल को लिखा था। कौन सा? आपका जिसका मैंने शुरुआत में बताया था, द नेम ऑफ द रोज। और ये नॉवल आपकी चल पड़ी और यहाँ से वो क्या हो गया फेमस। तो वो ये बोलते हैं सिमिलरली हर किसी को हल्का पढ़ना आसान नहीं होगा, तो इसलिए कुछ लोगों को सीरियस रीडिंग पसंद थी ताकि वो अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर सके, इसलिए उन्होंने उस नॉवल को पढ़ा होगा। और वो कहते भी हैं जो मेडिवल पीरियड है, मतलब जो मैं बता रहा हूँ कि जो इन्होंने अपनी बुक के बारे में लिखा था, वो कहते हैं कि अब उसकी सक्सेस क्या है, वो इतनी कामयाब क्यों हुई, वो एक मिस्ट्री है, उन्हें नहीं पता कितनी कामयाब क्यों गई। और वो ये भी बोलते हैं कि अगर ये इस किताब को, इस नॉवल को 10 साल बाद या 10 साल पहले लिखते तो शायद ये इतनी फेमस ना होती जितनी कि जब इन्होंने लिखी तब हुई। और ये अगर वो स्टोरी आपकी प्रॉपर तरीके से क्या हो जाती है एंड। चलो देखो यार, यहाँ पर सेंट्रल आइडिया मैंने तुम्हारे लिए दिया, बाकी जो पूरे के पूरे चैप्टर में उसी को बेसिक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। तो लो यार स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉपर तरीके से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। चलो, तो मुझे लगता है कि तुमने स्क्रीनशॉट लिया होगा, इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाकी मैंने चैप्टर को इस तरीके से पढ़ा है कि आपको कहानी भी समझ में आए, आपको ये भी समझ में आए कि क्वेश्चंस बने कैसे। और अब तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद ये चैप्टर बहुत भारी नहीं लग रहा होगा, अब तुम कहोगे यार ये तो मजाक चैप्टर था, मैं बिन बात के इसको छोड़कर जा रहा था। मैंने कई बच्चों को कहते हुए सुना कि इस चैप्टर को तो हम छोड़कर जाएंगे, मैं याद नहीं होता। अब हो गया होगा। चलो, तो कुछ पीवाईक्यूज भी देखते चलते हैं कि क्वेश्चन बनेंगे कैसे। देखिए, तो द नेम ऑफ द रोज मेड हिम फेमस एज नॉवलिस्ट। तो यहाँ पर कहा हुआ है कि ये वैसे तो आपके कौन थे, अकेडमिशियन थे, मतलब नॉवेल्स तो उन्होंने 40 लिखी थी, उससे ज्यादा तो उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं। लेकिन ये फेमस कैसे हो गए थे? एक नॉवल के थ्रू। तो बता देगा कि इनका कहना भी था कि ये नॉवेल्स केवल संडे को लिखा करते थे, बाकी इनको क्या लिखना पसंद था, अकेडमिक्स। लेकिन ये जो इनकी बुक थी एक टफ लैंग्वेज की थी और रीडर्स ने इनको प्रेफर किया, और इसके इनके 10 मिलियन कॉपीज बिक गई, जिस कारण से फेमस हो गए एज अ नॉवलिस्ट। क्लियर? आंसर तुम्हें पता है कहां से बनेगा। What evidence from the text reveals that Rudyard Kipling did not walk the talk? अब देखो यहाँ पर था ना रुडियार्ड, रोतुडू, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनको चलते चलते इंटरव्यूज वगैरह देने पसंद नहीं थे? तो पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन कर दीजिएगा जो आपने पढ़ा है। फिर डिड जो आपके उम्बर्टो इको थे, क्या उनको आप एज अ नॉवलिस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हम कहेंगे नहीं, वो नॉवलिस्ट नहीं थे, एक्चुअल में स्कॉलर थे, लेकिन उनकी नॉवल फेमस हो गई, इस कारण से उनको हम क्या बोल देते हैं, नॉवलिस्ट। तो आप फेवर अगेंस्ट कैसे भी दे सकते हो, फेवर में दे रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, अगेंस्ट दे रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंगली। अभी प्रॉपर आंसर नहीं, आपको कीवर्ड्स दिए हुए हैं, आंसर आप खुद से मैन्युफैक्चर कर लीजिएगा। वेल, तो मुझे लगता है कि आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। आप में से कुछ लोगों के सवाल थे कि आप टाइम पर कोर्स पूरा करा दोगे, तो यार वेल, अगर मैंने किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना, तो वो पूरी होगी, चाहे मुझे रात को जगना पड़े, चाहे मैं सोना। तो 10 मार्च तक मैं किसी भी तरीके से तुम्हारी पूरी विस्टास, पूरी फ्लेमिंगो, रीडिंग राइटिंग सब कराऊंगा। बाकी मेरे पे ट्रस्ट रखना, अगर तुम मेरे पे डिपेंडेंट होकर चल रहे हो तो मैं बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाला हूँ। वेल, थैंक यू वेरी मच।